एकांकी ईमानदार बालक का दूसरा भाग। पहला दृश्य मैंने इससे पहले क्लास में आपको पढ़ाया था। अब आज मैं आपको दूसरा दृश्य, इस एकांकी का दूसरा दृश्य पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा दृश्य में हम क्या देखेंगे कि किशनगंज मोहल्ले का दृश्य है, जहाँ पर वसंत का भाई प्रताप और राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा है। किशनगंज में कौन पहुंचा है? वसंत का भाई प्रताप। वो वहाँ क्यों गया है? वह वहाँ पर राजकिशोर, समाज सेवी सज्जन पुरुष राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा है। प्रताप, ये प्रताप जो है वो वसंत का भाई है। प्रताप एक व्यक्ति से पूछता है, किशनगंज पहुंचता है और एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं? वो व्यक्ति जवाब देता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, मतलब राजकिशोर जी मजदूरों के नेता हैं। वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। तो वो व्यक्ति राहगीर प्रताप को राजकिशोर जी का घर बता देता है। तब प्रताप उनके घर जाकर राजकिशोर जी को बाहर से पुकारता है। राजकिशोर जी घर के बाहर आते हैं। राजकिशोर जी प्रताप से क्या बोलते हैं, क्यों भाई क्या बात है? प्रताप बोलता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को वो आपसे 10 रुपए का नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर गाड़ी के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर उछल गए हैं। वह बेहोश हो गया, इसलिए आपके पैसे देने नहीं आ सका। तो ये प्रताप राजकिशोर जी के पैसे वापस करने आया है। इससे पहले की घटना में हमने देखा था कि वसंत 10 रुपए का नोट लेकर भुनाने जाता है। भुनाने जब जाता है तो वो बहुत देर तक नहीं आता है। जब नहीं आता तो राजकिशोर वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रताप उनके वो पैसे 10 रुपए नोट के जो चिल्लर वाले पैसे थे उनको लौटाने के लिए आया। यानी वसंत ने अपने भाई को 10 रुपए के नोट का चिल्लर कराकर वापस जितने पैसे देने उसको देने के लिए अपने भाई को भेजा है। तो उसका भाई बताता है कि आज दोपहर के समय मेरा भाई वसंत आपसे 10 रुपए लेकर चिल्लर लेने जा रहा था। तो चिल्लर लेकर जब वो लौट रहा था तो एक मोटर गाड़ी के नीचे आ गया। एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर कुचल गए, वो बेहोश हो गया। इसलिए आपके पैसे देने नहीं आ सका। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग उसे घर तक पहुंचा गए। बड़ी देर से जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा। तो देखिए, वसंत एक ईमानदार लड़का है। वह अपने भाई को भेजकर राजकिशोर जी के पैसे वापस कर देता है। मैं आपको 8 रुपए लाया, 2 रुपए की छन्ने दिए थे, इसलिए 8 रुपए उसको वापस देने आपके पास आया हूँ। और इसको कौन भेजा है? वसंत ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? पूछते हैं। प्रताप बताता है, कोई नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है। मैं और मेरा भाई रहते हैं। हम दोनों दक्षिण टोला में भीखू महाजन के घर में रहते हैं। दक्षिण टोला एक स्थान का है। यहाँ पर हम भीखू महाजन किराए, जो जिसके घर में ये किराए में रहते हैं, दोनों भाई वसंत और प्रताप। हम भीखू महाजन के घर में रहते हैं। पिछले वर्ष जो दंगा हुआ था उसमें हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। तो वो बताता है कि पिछले वर्ष जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें हमारे माँ बाप को किसी ने
मार डाला। इस प्रकार अब हम दोनों भाई अनाथ हैं, बेसहारा हैं। राजकिशोर जी क्या बोलते हैं, मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अंदर की ओर पुकार कर मानसिंह घर का नौकर है, राजकिशोर जी के घर का नौकर है। मानसिंह, मैं दक्षिण टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर को लेकर वहाँ जल्दी आओ। वो उसको डॉक्टर को बुलाकर जल्दी लेकर आने के। कहाँ जाएगा डॉक्टर? दक्षिण टोला। किसके घर? बसंत के घर। तो बसंत की हालत को देखकर उनको दया आती है और वो उसकी सहायता करने के लिए करना चाहते हैं, इसलिए अपने घरेलू नौकर मानसिंह को भेजते हैं कि तुम जाओ डॉक्टर को लेकर दक्षिण टोला बसंत के घर पहुंचो। भिखू महाजन का घर पूछ रहे हैं, क्योंकि ये भिखू महाजन के घर में किराए में ये लोग रहते हैं। प्रताप को साथ लेकर चलता है। अब वो राजकिशोर जी प्रताप यानी बसंत के भाई को साथ लेकर चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये बसंत के घर आ रहे हैं। अब तीसरा और अंतिम दृश्य, इस एकांकी का तीसरा और अंतिम दृश्य हम आपको बताने जा रहे हैं। भिखू महाजन के घर का दृश्य। पहुंच गए। कौन कौन पहुंचा है? राजकिशोर जी पहुंचे हैं, प्रताप पहुंचा है। कहाँ पहुंचे हैं? भिखू महाजन के घर, जिसके घर में बसंत और प्रताप किराए में रहते हैं। बसंत जमीन पर पड़ा कर रहा है, जमीन में पड़ा हुआ है। उनके घर में बिस्तर, बिछौना, खटिया कुछ नहीं, और उसके दोनों पैर फिसल गए थे दुर्घटना में। वाहन से, मोटर गाड़ी से दोनों पैर फिसल गए। अनाथ बच्चे, बेसहारा बच्चे, माँ बाप नहीं है। भिखू वहीं बैठा है। भिखू जो किराएदार था, जो किराया मकान मालिक था, वो उसके पास बैठा था। किसके? बसंत के पास बैठा। भिखू, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता तो वहाँ आराम मिलता ना। भिखू बोलता है, तेरे को दर्द ही तो मिलेगा। अरे तुझे चोट लगी है, दुर्घटना हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तेरे को अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल जाएगा, तेरा इलाज होगा, दवा खाएगा तो तेरा दर्द, तेरी तकलीफ दूर होगी। बसंत बोलता है, चाचा तुम भी अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो, कोई तो हमारा है नहीं। यदि तुम हेल्प करना चाहते हो तो मुझे मदद करना चाहते हो, तो मुझे मेरी जान बचाना चाहते हो, मेरे जीवन बचाना चाहते हो, तो अब तुम ही हो, और तो मुझे अब अस्पताल पहुंचा दो। भिखू, मैं पहुंचा दूं? मेरे पास बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने। भिखू कठोरता के साथ क्या बोलता है, निर्दयी क्या बोलता है, मैं तुमको पहुंचाऊं? मैं क्यों पहुंचाऊं? क्या तुम्हारे पैसे मेरे पास जमा है? तभी प्रताप और राजकिशोर जी बसंत के घर में आते हैं। प्रताप बसंत की ओर इशारा करते हैं, यह रहा साहब हैं। बसंत की तरफ इशारा करते हैं। बसंत, आप साहब, आप ना जाने क्या सोचते हैं। बसंत बोला, आप? राजकिशोर देखकर पहचान जाते हैं, आप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं आपसे 10 रुपये लेकर गायब हो गया हैं? आपको चिल्लर करके लाकर देने के लिए मैं बोला था, लेकिन मैं आया नहीं, कारण मैं एक्सीडेंट का शिकार हो गया, इस कारण मैं नहीं आ पाया। तो आप ना जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। राजकिशोर जी बोलते हैं, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे, उसकी मदद करते हैं। इस अनाथ बच्चे की मदद करते हैं और डॉक्टर को बुलवाते हैं और क्या बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तुम ठीक हो जाओ। मानसिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। तभी राजकिशोर जी के का घरेलू नौकर डॉक्टर को लेकर बसंत के घर में आता है। डॉक्टर साहब, नमस्ते पंडित जी। डॉक्टर साहब पंडित जी को जान जाते हैं, पहचान देते हैं, तो नमस्ते करते हैं। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? डॉक्टर साहब पंडित जी से पूछते हैं। राजकिशोर बसंत की ओर इशारा करके, डॉक्टर साहब इस लड़की को देखने के लिए, इस लड़के यानी बसंत को देखने के लिए बुलाया। ये कल एक्सीडेंट का शिकार हो गया, इसे चोट लगी है, बुरी तरह से इसके पैर घायल हो गए हैं, इसको देखने के लिए मैंने आपको बुलाया। डॉक्टर, अच्छा। बसंत के पैरों को जांच करता है, ऐसा लगता है ये एक पैर की हड्डी टूट गई, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए।
डॉक्टर साहब जांच करते हैं, जांच करके ये पाते हैं कि बसंत के पैर की एक हड्डी टूट गई है और उसे तत्काल उपचार की दरकार है और उसे अभी इसी वक्त अस्पताल ले जाना जरूरी है। राजकिशोर जी, मैं एम्बुलेंस के लिए पब्लिक बूथ से फ़ोन करके आता हूँ, आप यहीं ठहरें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, वह है ईमानदार। यह ईमानदार है। तो राजकिशोर जी बसंत के सद्गुणों से, उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित होते हैं कि वो गदगद हो जाते हैं कि आज के ज़माने में, आज के इंसानों में ईमानदारी जैसे गुण हैं, ईमानदारी आज जिंदा है, उसके इस अच्छे गुण, दुर्लभ गुण से प्रभावित होकर वो उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और क्या बोलते हैं, मैं अभी इसी वक्त एम्बुलेंस लेके आता हूँ, तुम्हारे जैसे गरीब बेसहारा परंतु ईमानदार लोगों की मदद करना हमारा फर्ज है। राजकिशोर जी चले जाते हैं, डॉक्टर साहब वतन को सुई लगाते हैं। भीखू, हाँ जो आपने ठीक कहा, लड़का बिल्कुल खरा सोना है, खरा सोना। भीखू बसंत के ईमानदारी को के कारण से उसको खरा सोना मिलता है। हजूर, अभी तो मैं इसे अपने घर में रखे हूँ, दोनों भाई पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की इस उम्र में दिन भर बाजार में कड़ी मेहनत करते हैं। हजूर बहुत ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती। तो भिखू अब मीठी मीठी बातें कर रहा है, राजकिशोर जी के सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, ये दोनों भाई क्या हैं, खरा सोना है, मैं इसे अपने घर में रखा हूँ, इसी कारण से मैं इनको अपने घर किराए में रखा हूँ। दोनों भाई पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उस उम्र, ये बच्चे हैं, इनके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की इनकी उम्र है, परंतु इनके माँ बाप नहीं, ये लाचार हैं, अनाथ हैं और इसलिए अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए क्या करते हैं, दिन भर बाजार में कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सामान बेचते हैं। हजूर बहुत ईमानदार रखते हैं, ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती, ईमानदार लोगों की भगवान सुनता है, भगवान उनकी मदद करता है। तो जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, ये जो कहावत है बिल्कुल सही है। यदि हम अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाएंगे तो दुनिया का कोई ना कोई व्यक्ति वक्त पर हमारी मदद करने जरूर आ जाएगा। भगवान किसी न किसी व्यक्ति को हमारी मदद के लिए जरूर भेज देगा। तो अब भिखू बोलते बोलते राजकिशोर जी के पीछे जाता है। डॉक्टर साहब की सहायता से बसंत को सुई डॉक्टर प्रताप की सहायता से बसंत को सुई लगाता है। क्षण भर के लिए बसंत के चेहरे पर कृतज्ञता भाव पैदा आती है कि आपने मेरे पर दया की। राजकिशोर जी, आपने मेरे पर दया की, मेरी इस हालत में आपने मेरी मदद की, मैं आपका ऋणी हूँ। मैं आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ कि आप मेरे को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, लेकिन मानवता के नाते इंसानियत के नाते आप मेरी मदद करिए। मुझे अस्पताल पहुँचाया, मेरा उपचार किया, मेरी मदद की वक्त पर। देखो, घायल व्यक्ति को वक्त पर यदि उपचार मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच जाती है। आज दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति की मदद करना बहुत बड़ा काम, बहुत चुनौती वाला काम है। जल्दी लोग घायल व्यक्ति की मदद नहीं करने आते हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानियां बाद में आती हैं। इस कारण से तो समाज सेवी राजकिशोर जी बसंत और प्रताप के गुणों से इतना प्रभावित होते हैं, उनकी हालत देखकर उनको दया आ जाती है और वे उनकी हर प्रकार की मदद करते हैं। उनकी मदद को पाकर बसंत का जीवन बच जाता है और वह कृतज्ञ होता है इसके प्रति, राजकिशोर जी के प्रति, कि आपकी सहायता से, आपकी मदद से मेरा जीवन बच गया। इस प्रकार ये एकांकी खत्म होती हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब इस एकांकी को आपको पढ़ना है और आपको इस एकांकी के प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखने हैं। जितना हमने पढ़ा दिया है, यानी आज हमने आपको 8वां लेसन पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 के 8 तक के
सारे प्रश्न उत्तर आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है। और जो उत्तर किताब में लिखने हैं, छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस, ग्रामर, छोटे छोटे प्रश्न जिनका उत्तर किताब में लिखना है, उसको भी आप लिखिए। आपके पास आंसर शीट स्कूल से भेजा जा चुका है, उस आंसर शीट को देखिए। जो उत्तर आपको आता है आप खुद बनाइए, और जिन जिन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं बना पाते हैं तो आप स्कूल के द्वारा भेजी गई आंसर शीट से देखिए और नोटबुक और टेक्स्ट बुक में पूरा काम कंप्लीट कीजिए। इस वक्त आपका घर ही आपका विद्यालय है। जैसे हम यहाँ आकर आपको पढ़ा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसी प्रकार घर में आप अपनी ड्यूटी कीजिए। आपकी ड्यूटी क्या है कि इस मुसीबत में, मुश्किल के समय में घर में पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखना, क्योंकि स्कूल खुलते ही परीक्षाएं होंगी। परीक्षा में आप पढ़े होगे तो कुछ लिखोगे ना, कुछ खाता में कॉपी में कुछ लिखे होंगे, तब तो परीक्षा में आपको नंबर दिए जाएंगे। आपका होमवर्क देखकर आपको नंबर दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा में सफलता में सहायक है। वो आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, पूरा काम करना है। लगातार सभी विषय आपको मोबाइल में जो पढ़ाए जा रहे हैं उसमें आपको सुनना है, समझना है और प्रश्न उत्तर लिखना है। ये काम आपका है। आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बोले ना बोले, आपका जो ड्यूटी है वो आप कीजिए। जैसे हम अपनी ड्यूटी करें उस प्रकार आप अपनी ड्यूटी कीजिए। समय के अनुसार चलना है। ये कठिन समय, मुश्किल समय है, लेकिन काम तो सब करने हैं ना, हैं? आपका नाम लिखा है, आपके पास किताबें हैं, पढ़ाई हो रही है, तो परीक्षा होगी, सब काम तो होगा अपने समय पर। तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, और किसी प्रकार का भी आपको प्रॉब्लम हो तो इस मोबाइल नंबर पर आप मेरे से संपर्क कीजिए 7894945066। तो इस प्रकार के लेसन का समाप्त हुआ आज। अब हम आपको कल नया लेसन पढ़ाएंगे, फूल और कांटा। लेसन नंबर 9 है ये, और ये एक कविता है। कविता को आप एक एक पैराग्राफ पढ़िए, समझिए और रफ कॉपी में लिखिए, क्योंकि आपको लिखित अभ्यास भी करना है। आप हर दिन प्रोज सेक्शन से 5 लाइन लिखिए, पोट्री सेक्शन से भी 5 लाइन लिखिए। लिखने का अभ्यास आप लगातार जारी रखिए, क्योंकि लिखने का अभ्यास आपको रहेगा तो आपकी भाषा शुद्ध हो जाएगी। उड़िया भी लिखिए, इंग्लिश भी लिखिए और हिंदी भी लिखिए, तीनों भाषा को आपको लिखना है। लिखने रहने से आपका अभ्यास नहीं तो परीक्षा में आपको लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिखते समय भाषा भी शुद्ध होती है। बार बार आप पैराग्राफ लिखोगे तो आपका अंग्रेजी स्पेलिंग शुद्ध हो जाएगा, उड़िया का स्पेलिंग शुद्ध हो जाएगा, हिंदी का भी स्पेलिंग शुद्ध हो जाएगा। जो लिखते हो उसको पढ़ो भी, सब काम करना है। जो हम बता रहे हैं आपको करना है, और हमारे कहे अनुसार अगर आप काम करते हैं तो परीक्षा में आपको जरूर सफलता मिलेगी। परीक्षा होगी, इसके लिए तैयारी करते रहिए। परीक्षा के बाद ही आपको प्रमोशन मिला, बिना परीक्षा के आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। मेहनत से ही सफलता मिलती है, समझ में आए? इसलिए मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है, तभी आप आगे की कक्षा में जा सकते हैं। अच्छा, अब ये कविता को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ताकि इसके बाद आप घर में इसको पढ़िए और बिना देखे याद कीजिए। तो देखिए, है जन्म लेते फूल और कांटा, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। मेह उन पर बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस मिला। निज सुगंध और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, है खटकता एक सबकी आँख में,
दूसरा है सुहाता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि इसके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि। तो कविता के शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। जो यहाँ पर अर्थ दिए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं, उसको पढ़िए और रफ कॉपी में लिखिए, क्योंकि डिक्टेशन में ये कठिन शब्द आएंगे। डिक्टेशन 10 नंबर का आता है, तो आपको डिक्टेशन शब्द का अभ्यास करना। डिक्टेशन शब्द मतलब किसी भी लेसन के कठिन शब्द जो बुक में दिए हैं, और आप भी जब लेसन पढ़ते हैं तो कठिन शब्द आप भी खुद में निकालिए, 10-10 निकालिए और उसके बाद उसको रफ कॉपी में लिखिए और उसका अभ्यास कीजिए। तो डिक्टेशन यानी शुद्ध लिखना जरूरी है, शुद्ध पढ़ना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है। इंग्लिश, उड़िया, हिंदी तीनों विषय को शुद्ध पढ़िए, शुद्ध लिखिए, तभी आप भाषा पर सही अधिकार कर सकते हैं। मेहनत, एक ही बात है, मेहनत करना है, पढ़ना है और लिखना है और समय का सदुपयोग करना है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ये कविता कल हम पढ़ेंगे, आज आप पढ़ लीजिए ताकि कल आपको समझने में आसान हो। हमारे साथ बने रहिए। निबंध पढ़ना है, पत्र पढ़ना है, लिखना है, आपकी ग्रामर में सब दिया हुआ है, तो आप सब पढ़ते रहिए। हम सब कुछ पढ़ा देंगे, बहुत सारा हमने ग्रामर पढ़ा दिया है और बहुत कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। सबको पढ़ना है, हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए, एक्स्ट्रा भी पढ़ लें, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द, मुहावरे हैं, अनसीन पैसेज, पत्र, निबंध, ये तो आप क्लास 5 से पढ़ते हैं। किताब खोलिए और पढ़िए, समझ में है ना? हाँ, जो हमने बोल दिया उसको आप करते रहिए, ठीक है? हमारे साथ इस प्रकार बने रहिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त के लिए नमस्कार।